अध्याय 1। भारत में यूरोपीय जातियों का प्रवेश। 400 साल पहले भारत और यूरोप का संबंध। अत्यंत प्राचीन काल से भारतवर्ष मानव जाति की सभ्यता और उनकी उन्नति का एक विशेष स्रोत रहा है और पृथ्वी की विविध जातियों के विकास में महत्वपूर्ण भाग लेता रहा है। आज यानी सन 1929 से 200-300 साल पहले तक यह देश हर तरह से स्वाधीन था और ज्ञान विज्ञान, विद्या प्रचार, कला कौशल, शासन प्रबंध आदि में के समस्त देशों का शिरोमणि था। उस समय यूरोप का कोई भी देश सभ्यता के किसी भी अंग में भारत की बराबरी नहीं कर सकता था। भारतवर्ष उस समय संसार का सबसे अधिक धनवान देश माना जाता था। ईसा की 18वीं सदी तक यह देश संसार भर के यात्रियों के लिए एक अपूर्व चमत्कार की जगह, कवियों के लिए उनकी उच्चतम कल्पनाओं का विषय और धन लोलुप जातियों के लिए उनकी लालसा का एक मुख्यतम पदार्थ बना हुआ था। सैकड़ों और हजारों वर्षों तक समस्त यूरोप बल्कि समस्त संसार के बाजारों और मंडियों में अच्छे से अच्छे रेशमी और सूती कपड़े, जेवर, बर्तन और तरह तरह के अन्य अद्भुत पदार्थ हिंदुस्तान के बने हुए ही दिखाई पड़ते थे। संसार के व्यापारियों को उस समय भारतीय धन और भारतीय वैभव के ही स्वप्न दिखाई देते थे और इस भारतीय धन का लालच ही यूरोप निवासियों को इस प्राचीन देश की ओर खींच लाया। वास्तव में बहुत हद तक भारत का यह प्राचीन धन और वैभव ही इस देश की समस्त विपत्तियों का कारण बना। 400 साल पहले तक भारत और यूरोप के बीच का समस्त व्यापार अरब और ईरान के सौदागरों के जरिए होता था। ये साहसी सौदागर भारत के पश्चिमी तट पर कीमती माल से अपने जहाज लादते थे, फिर अरब और ईरान की खाड़ियों से होकर उस माल को अपने देशों में ले जाते थे और वहां से अधिकतर खुश्की के रास्ते ऊंटों और गाड़ियों पर लादकर उसे यूरोप और अफ्रीका के तमाम देशों में पहुंचाते थे। यूरोप में व्यापार की सबसे बड़ी मंडियां उस समय इटालिया यानी अब के इटली देश में वेनिस, जेनोआ आदि बंदरगाहों में थीं। वहीं से जमा होकर भारत, ईरान आदि एशियाई देशों का बना हुआ माल यूरोप के सभी देशों में पहुंचता था। समुद्र के रास्ते यूरोप से भारतवर्ष आने जाने का मार्ग उस समय किसी को मालूम नहीं था। न ही उस समय कोई यूरोपीय जाति इतनी बलवान या धनवान थी और न ही यूरोप से बाहर का कोई गैर ईसाई मुल्क उस समय किसी यूरोपीय ईसाई जाति के अधीन था। भारत के जलमार्ग की खोज। ईसा की 15वीं सदी में कुछ साहसी यूरोप वालों के दिलों में भारत का जल मार्ग ढूंढ निकालने की एक उत्कंठा पैदा हुई। इसके दो खास सबब थे। एक यह कि स्थल मार्ग से माल लाने ले जाने में अनेक असुविधाएं झेलनी पड़ती थीं। बीच में कई जगह माल को उतारना और फिर से लादना पड़ता था। कई जगह पुलों पर, सड़कों पर और मंडियों में चुंगी देनी होती थी। सड़कें कहीं अच्छी थीं, कहीं खराब और कहीं बिल्कुल ना थीं। मार्ग में डाकुओं और जंगली जानवरों का भय बना रहता था। देर अधिक लगती थी और लागत इतनी आ जाती थी कि विशेषकर यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों तक पहुंचते पहुंचते माल के दाम बहुत बढ़ जाते थे। दूसरा यह कि यूरोप के अंदर एशियन माल का समस्त व्यापार उन दिनों प्रायः इटली के सौदागरों के हाथों में था। उनकी कमाई को देख देख कर उत्तर और पश्चिम की यूरोपीय जातियों की स्पर्धा और धन लोलुपता और अधिक भड़कती थी। सबसे पहले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लिस्तान और फ्रांस, इन 5 देशों के लोगों ने एक दूसरे के साथ जल मार्ग से भारत पहुंचने के प्रयत्न शुरू किए। ये प्रयत्न 100 साल से भी अधिक समय तक जारी रहे। भूगोल का ज्ञान और दशाओं का बोध भी उन दिनों यूरोप वासियों को बहुत कम था। भारत पहुंचने के लिए कोई वीर अपना जहाज लेकर उत्तर की ओर बढ़ चला जाता था। कोई उत्तर पूर्व की ओर, कोई उत्तर पश्चिम की ओर, कोई पश्चिम की ओर और कोई दक्षिण की ओर। नतीजा ये हुआ
कि इनमें से अधिकांश प्रयत्न निष्फल गए। इनमें बहुत सी जानें गईं, अनेक जहाज बर्बाद हुए और काफी धन नष्ट हुआ। फिर भी इन कष्टों और विपत्तियों में साहसी यूरोपवासियों ने हिम्मत नहीं हारी। स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लिस्तान और फ्रांस, इन देशों के नाविकों के बीच भारत का जलमार्ग ढूंढ निकालने के लिए लाख डांट बराबर बढ़ती गई। भारत की खोज में कोलंबस सबसे पहला यूरोपियन नाविक जिसने इस बात का बीड़ा उठाया। इटली का रहने वाला सुप्रसिद्ध कोलंबस था। स्पेन के राजा ने कोलंबस को बड़ी मदद दी। भारत पहुंचने के लिए वह यूरोप से ठीक पश्चिम की ओर बढ़ चला गया। उसका जहाज सन 1498 ईस्वी में अमेरिका के किनारे जा लगा। अमेरिका महाद्वीप का पता लगाने और उससे आजकल के यूरोप का संबंध जोड़ने का श्रेय कोलंबस को प्राप्त हुआ, जिसका प्रभाव यूरोप और संसार के बाद के जीवन पर खासा जबरदस्त पड़ा। किंतु भारत का जल मार्ग ढूंढ निकालने की दृष्टि से कोलंबस का प्रयत्न बिल्कुल निष्फल गया। यह एक खास बात है कि कोलंबस मरते समय तक अमेरिका को ही हिंदुस्तान समझता रहा और उसी भ्रम के सिलसिले में आज तक यूरोप निवासी अमेरिका के पुराने बाशिंदों को इंडियंस या रेड इंडियंस और अमेरिका के पास के टापुओं को वेस्ट इंडीज कहते हैं। भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश। सबसे पहला यूरोपवासी जिसे इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त हुई, पुर्तगाल का रहने वाला एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का जहाज अफ्रीका के नीचे से आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाता हुआ 22 मई सन 1498 ईस्वी को मालाबार तट पर कालीकट के पास आकर ठहरा। कालीकट का राजा उस समय एक हिंदू था जिसे सामुद्रिक या सामुरी कहा जाता था। इस राजा ने वास्को डी गामा और उसके ईसाई साथियों का बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया और उनकी खूब खातिरदारी की। पुर्तगालियों की प्रार्थना पर सामुरी ने उन्हें अपने राज्य में रहने और व्यापार करने की इजाजत दे दी। पुर्तगाल से आना जाना धीरे धीरे बढ़ता गया। सन 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपने व्यापार के लिए कालीकट में एक कोठी बनाई। 3 साल बाद उन्होंने सामुरी की इजाजत से अपनी कोठी की किलेबंदी कर ली और एक फौजी अफसर अल्बुकर्क को उसका किलेदार नियुक्त किया। अल्बुकर्क ने किनारे किनारे उत्तर की ओर बढ़ते हुए सन 1506 में गोवा नगर पर कब्जा कर लिया। भोले भारतवासी उस समय तक इन विदेशियों के वास्तविक चरित्र या उनके इरादों से पूरी तरह अपरिचित थे। धीरे धीरे सन 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों का कालीकट के राजा के साथ कुछ झगड़ा हो गया, जिसमें पुर्तगालियों ने कालीकट के राजमहल में आग लगा दी और नगर को लूट लिया। केवल 12 साल पहले इन परदेशियों पर एहसान करने वाले भोले और उदार सामुरी को यही फल मिला। उस समय का भारत राज शासन की दृष्टि से भारतवर्ष उस समय अनेक छोटी बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था, जो एक दूसरे के साथ बहुत कम संबंध रखती थीं। कोई एक प्रधान शक्ति ऐसी नहीं थी जो इन रियासतों को वश में रखे या देश को एक सूत्र में बांधने वाली हो। पुराने हिंदू साम्राज्य के बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और दिल्ली का मुगल साम्राज्य अभी तक कायम नहीं हुआ था। ऐसा मालूम होता है कि भारत एक देश है। ये विचार तब उस समय किसी के दिल में मौजूद नहीं था। इसके सिवा भारतवासी उस समय तोप, बंदूक आदि आग्नेय अस्त्रों को बनाना जानते हुए भी आम तौर पर इनके उपयोग को मानव धर्म के विरुद्ध समझते थे और पुर्तगाली इन हथियारों के इस्तेमाल में होशियार थे। इस सबसे बढ़कर भारतवासी राजनीति में अत्यंत भोले थे। नतीजा यह हुआ कि 100-125 साल के अंदर पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार से इतना अधिक धन कमा लिया कि उसे देखकर दूसरे यूरोपवासी दंग रह गए। इसी समय के अंदर पुर्तगाली मंगलौर, कोचीन, शंका, दिव, गोवा, बंबई के टापू और नेगापट्टम इन सभी जगहों के मालिक बन बैठे
पुर्तगालियों का व्यवहार। पुर्तगालियों के उस समय के व्यापार की दो बातें खास तौर पर जानने योग्य हैं। एक यह है कि इन लोगों के कुछ जहाज भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर बराबर घूमते रहते थे और किसी भी भारतीय जहाज को पास से निकलते हुए देखकर मौका पाकर उसे पकड़ लेते थे और लूट लेते थे। अपने जहाजों में बैठकर ये लोग किनारे की आबादियों में भी धावा कर देते थे, उन्हें लूट लेते थे और कभी-कभी मौका पाकर वहां के कुछ स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाकर पकड़ ले जाते थे। दूसरी बात, ये लोग अफ्रीका और दूसरे देशों में भी अपने जहाजों में गुलाम भर भर कर लाते थे और भारत के बाजारों में, विशेषकर उन स्थानों में जो उनके अधीन थे, उन्हें अत्यंत सस्ते दामों में बेच डालते थे। भारत के जिन हिस्सों पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था, वहां की प्रजा के साथ उनका व्यवहार अत्यंत अनुदार था। ये लोग कट्टर ईसाई थे और जिस देश पर इनका राज्य होता था, वहां की प्रजा को जबरदस्ती ईसाई बना लेना ये लोग अपना धर्म समझते थे। गोवा में उन्होंने अपनी गैर ईसाई प्रजा को पकड़कर उन्हें ला मजहब कहकर मार डालने और जिंदा जला देने के लिए एक अदालत कायम की थी, जिसे इंक्विजिशन कहा जाता था। इसीलिए आज तक गोवा की अधिकांश आबादी ईसाई है। अपनी हिंदुस्तानी प्रजा के भले के लिए पुर्तगालियों ने कभी किसी तरह के यत्न नहीं किए। पुर्तगालियों की सत्ता का अंत। 17वीं सदी के शुरू में पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की ओर फैलने लगा। बंगाल के किसी हिस्से पर पुर्तगालियों का राज कायम न हुआ, किंतु वहां भी लूटमार, वही ज्यादतियां और गुलाम तथा बांदियों का व्यापार चल पड़ा। इस समय तक मुगल साम्राज्य की जड़ें पक्की हो चुकी थीं। शाहजहां उस समय दिल्ली की गद्दी पर था। बंगाल की हुकूमत दिल्ली सम्राट के अधीन एक सूबेदार के हाथ में थी। सूबेदार ने अपने अहलकारों के जरिए पुर्तगालियों को उनकी ज्यादतियों के लिए चेतावनी दी। पुर्तगालियों ने सूबेदार की आज्ञाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की। इन बातों की शिकायत शाहजहां के कानों तक पहुंची। उसने पुर्तगालियों के दमन के लिए तुरंत एक सेना भेजी। पुर्तगाली हरा दिए गए, उनकी हुगली की कोठियां गिरा दी गईं, उनके जहाज जला दिए गए और बचे खुचे पुर्तगाली कैद करके आगरा पहुंचा दिए गए। यहीं से पुर्तगालियों की भारतीय सत्ता का अंत शुरू होता है। भारत से पुर्तगालियों की सत्ता के इतनी जल्दी मिट जाने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि बहुत अधिक धनाढ्य हो जाने से ये लोग भोग विलास में पड़ गए थे। एक पुर्तगाली लेखक लिखता है, पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में सलीब यानी क्रॉस लेकर भारत में प्रवेश किया, किंतु जब उन्हें यहां बहुत अधिक सोना नजर आया तो उन्होंने सलीब को अलग रख दिया और उस हाथ से अपनी जेबें भरनी शुरू कर दीं। जब उनकी जेबें इतनी भारी हो गईं कि वे उन्हें एक हाथ से संभाल नहीं सके तो उन्होंने तलवार भी फेंक दी। ऐसी हालत में जो लोग उनके बाद आए वे आसानी से उन पर हावी हो सके। पुर्तगालियों के आने के करीब 100 साल बाद 16वीं सदी के अंत में एक अन्य यूरोपीय देश हॉलैंड के निवासी, जिन्हें डच कहा जाता है, भारत पहुंचे। इन लोगों ने आसानी से पुर्तगालियों के गुप्त अड्डों, जहाजों आदि को जलाकर उनकी बाकी सत्ता अपने हाथों में ले ली। आज सन 1929 में पुर्तगालियों का राज हिंदुस्तान के अंदर केवल गोवा और दो एक छोटे छोटे टापुओं पर बाकी रह गया है। भारत में डच जाति। यूरोप में डच लोगों ने भारत के धन और वैभव का जिक्र सबसे पहले पुर्तगालियों से सुना। उनके दिल में भारत पहुंचकर धन कमाने की अभिलाषा पैदा हुई। जल मार्ग से भारत आने के लिए उन्होंने अनेक निष्फल प्रयत्न किए। अंत में सन 1598 ईस्वी तक उनके जहाज अफ्रीका के नीचे से होकर और जावा पार करके भारत पहुंचने लगे। डच जाति के लिखे हुए इतिहास से मालूम होता है कि भारत के नरेशों ने उनका वैसा ही अच्छा स्वागत किया
जैसा शुरू में पुर्तगालियों का किया गया था। पुर्तगालियों से उनकी लाग डांट थी। जिस तरह पुर्तगालियों ने अरब सौदागरों की रोजी छीनी थी, उसी तरह डच अब पुर्तगालियों की रोजी छीनने या कम से कम उसमें हिस्सा बांटने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने भारतवासियों से पुर्तगालियों की खूब बुराइयां की। मुगल सम्राट ने अब उन्हें व्यापार के लिए कोठियां बनाने और अपनी रक्षा के लिए किलेबंदी करने की इजाजत दे दी। सबसे पहले पुलिकट और सदरास में उन्होंने अपनी कोठियां बनाई और किले खड़े किए। पुलिकट मौजूदा मद्रास के उत्तर में और सदरास मद्रास के दक्षिण में है। सन 1663 ईस्वी में उनकी एक कोठी आगरा में थी, जिसमें जौ सड़ाकर शराब तैयार की जाती थी। इसी तरह की उनकी कोठियां सूरत, अहमदाबाद और पटना में भी मौजूद थीं। धीरे धीरे बंगाल में उनका व्यापार बढ़ने लगा और सन 1675 में उन्होंने चूंचड़ा यानी चिंसुरा में एक कोठी कायम की। जब तक डच लोगों की नजर केवल व्यापार पर ही रही, उन्होंने भारत में खूब धन कमाया, किंतु इसके बाद उनमें भी भारत के अंदर अपना राज कायम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसी बीच अंग्रेज जाति भी भारत पहुंच गई और इस देश को अपने अधीन करने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगी। डच जाति को अब अधिक चतुर अंग्रेजों से टक्कर लेनी पड़ी। प्लासी की लड़ाई के 2 साल बाद सन 1759 ईस्वी में डच लोगों के जंगी जहाज अचानक चूंचड़ा के नीचे आ धमके। अंग्रेजों का प्रभाव उस समय खासा जम चुका था। अंग्रेजों ने उन्हें चूंचड़ा तक पहुंचने नहीं दिया और बंगाल के नवाब की सहायता से हराकर पीछे हटा दिया। उसी समय से डच लोगों का भारतीय व्यापार घटने लगा। अंत में सन 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने चूंचड़ा और मलाका के बदले में उन्हें सुमात्रा का टापू देकर डच जाति के अंतिम चिन्ह को इस देश से मिटा दिया। भारत पर अंग्रेजों की निगाह। 16वीं सदी के शुरू में पुर्तगालियों की हिंदुस्तान के साथ तिजारत बढ़ जाने के कारण पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का महत्व और उसकी शान यूरोप में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इंग्लिस्तान के रहने वालों को इससे ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। इंग्लिस्तान में उस समय ब्रिस्टल का बंदरगाह तिजारत में सबसे आगे था। हर यूरोपियन कौम के लोग उन दिनों दूसरी यूरोपियन कौम के माल से लदे हुए जहाजों को पकड़कर लूट लेना एक जायज व्यापार समझते थे। भारत और एशिया के समुद्रों में भी लोगों ने इस तरह की लूट का बाजार खूब गर्म कर रखा था। ब्रिस्टल के नाविक अनेक पुश्तों से बड़े मशहूर समुद्री डाकू गिने जाते थे। सबसे पहले ब्रिस्टल ही के एक सौदागर ने इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी अष्टम को भारत के मार्ग की खोज कराने की सलाह दी। 50 साल से ऊपर तक इंग्लिस्तान के बड़े बड़े नाविक उत्तर पश्चिम से होकर भारत पहुंचने के निष्फल प्रयत्न करते रहे। सन 1578 में इंग्लिस्तान के एक मशहूर नाविक सर फ्रांसिस ड्रेक को भारत से लिस्बन जाने वाले एक पुर्तगाली जहाज को लूटते समय जहाज में कुछ नक्शे मिले, जिनसे अंग्रेजों को पहली बार भारत के उस समय के जलमार्ग का कुछ पता चला। ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 ईस्वी में इंग्लिस्तान की रानी एलिजाबेथ ने सुप्रसिद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी उन अंग्रेज व्यापारियों की थी जो हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने की लालसा रखते थे। यह बात याद रखने योग्य है कि जो फरमान रानी एलिजाबेथ ने इस मौके पर जारी किया, उसमें इस कंपनी को साफ साफ इस तरीके के साहसी लोगों की मंडली कहा गया है जो लूट, सट्टे आदि के लिए निकलते हैं और जो अपने धन कमाने के उपायों में सच झूठ, ईमानदारी बेईमानी अथवा न्याय अन्याय का अधिक ख्याल नहीं रखते। कंपनी के डायरेक्टरों ने शुरुआत में ही इस बात का फैसला कर लिया था कि हम अपनी कंपनी में किसी जिम्मेदारी की जगह किसी शरीफ आदमी को नियुक्त न करेंगे। उन्होंने मलका के नाम अपनी दरख्वास्त में भी लिखा था कि हमें अपना व्यापार अपने ही जैसे आदमियों द्वारा चलाने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि यदि लोगों को इस बात का संदेह भी हो गया
कि हम शरीफ आदमियों को अपने यहां नौकर रखेंगे तो मुमकिन है हमारे बहुत से साहसी पत्तीदार अपनी पत्तियां वापस ले लेंगे। यही है भारत के अंदर इस अंग्रेज कंपनी के 250 साल के कारनामों और उसकी समस्त नीति की कुंजी। इन 250 सालों के अंदर कंपनी के मेंबरों, मुलाजिमों आदि में विरले ही ऐसे होंगे जिन्हें सच में शरीफ आदमी कहा जा सके। भारत में पहला अंग्रेज नक्शे मिलने के 30 साल बाद यानी सन 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेजी जहाज हिंदुस्तान पहुंचा। इस जहाज का नाम हेक्टर था। हेक्टर प्राचीन यूनान के एक योद्धा का नाम था। अंग्रेजी में हेक्टर शब्द का अर्थ कड़ीबाज और झगड़ालू होता है। यह जहाज सूरत के बंदरगाह पर आकर लगा। सूरत उस समय भारतीय व्यापार का एक खास केंद्र था। जहाज का कप्तान हाकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते आकर भारत की भूमि पर कदम रखा। इंग्लिस्तान के बादशाह जेम्स प्रथम की ओर से दिल्ली के मुगल सम्राट के नाम हाकिंस अपने साथ एक खत लाया जो उसने आगरा पहुंचकर सम्राट जहांगीर के सामने पेश किया। यह बात केवल 300 साल पहले की है। उस समय के इंग्लिस्तान के बादशाह जेम्स प्रथम के राज्य और भारत के मुगल साम्राज्य की क्षेत्रफल, आबादी, धन, वैभव, तिजारत, कला, कौशल, दस्तकारी, खुशहाली, शासन प्रबंध, विद्या, बल, किसी भी बात में कोई तुलना संभव नहीं थी। जहांगीर के दरबार में उस समय किसी ने इस बात का गुमान भी न किया होगा कि दूर पश्चिम की एक छोटी सी निर्बल अर्ध सभ्य जाति का जो दूत उस समय दरबार में दो जानू होकर जमीन चूम रहा था, उसी के वंशज एक दिन मुगल साम्राज्य के अंग भंग हो जाने पर हिंदुस्तान पर शासन करेंगे। जहांगीर ने हाकिंस की खूब खातिर की, किंतु पुर्तगाली पहले से दरबार में मौजूद थे। उन्होंने जहांगीर से अंग्रेजों की खूब बुराइयां की। सन 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत के पास कुछ पुर्तगाली जहाजों पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी समय सूरत में पुर्तगालियों का प्रभाव घटने और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। जहांगीर और अंग्रेज 6 फरवरी सन 1613 को जहांगीर ने एक शाही फरमान के जरिए अंग्रेजों को अपनी तिजारत के लिए सूरत में एक कोठी बनाने की इजाजत दे दी और यह भी इजाजत दे दी कि मुगल दरबार में इंग्लिस्तान का एक एल्ची रहा करे। इंग्लिस्तान के बादशाह ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार में अपना पहला एल्ची नियुक्त करके भेजा। सर टॉमस रो सन 1615 ईस्वी में भारत पहुंचा। उसने अपनी नम्रता, आजिजी और मिठास से अंग्रेजी तिजारत के लिए सम्राट से अनेक नई रियायतें हासिल कर लीं। सन 1616 में अंग्रेजों को कालीकट और मछलीपट्टन में कोठियां बनाने की इजाजत मिल गई। उस समय भारत में रहने वाले अंग्रेज चूंकि अपने को भारत सम्राट की प्रजा कहते थे, इसलिए यदि उनमें कोई झगड़ा होता था तो देसी अदालत में ही उसकी सुनवाई होती थी और वहीं से उन्हें दंड आदि दिए जाते थे। सन 1624 ईस्वी में अंग्रेजों की प्रार्थना पर जहांगीर ने इस मजमून का एक शाही फरमान जारी कर दिया कि आइंदा अपनी कोठी के अंदर रहने वाले कंपनी के किसी मुलाजिम के अपराध करने पर अंग्रेज उसे दंड दे सकते हैं। इस छोटी सी घटना की आलोचना करते हुए और बाद की सन 1856 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज इतिहास लेखक टारेंस लिखता है, बादशाह न्यायशील और बुद्धिमान था। वह उनकी आवश्यकताओं को समझता था। जो उन्होंने मांगा उसने मंजूर कर लिया। उसे यह स्वप्न में भी नजर न आ सकता था कि एक दिन अंग्रेज इसी छोटी सी जड़ से बढ़ते बढ़ते बादशाह की प्रजा और उसके उत्तराधिकारियों तक को दंड देने का दावा करने लगेंगे तथा यदि उनका विरोध किया जाएगा तो प्रजा का संहार कर डालेंगे और बादशाह के उत्तराधिकारी को बागी कहकर आजीवन कैद कर लेंगे। शाहजहां और अंग्रेज। इसके बाद शाहजहां का समय आया। सन 1634 ईस्वी में पुर्तगालियों को बंगाल से निकालने के बाद
शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में तिजारत करने की इजाजत दे दी। सन 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास में अपनी एक कोठी कायम की। उन दिनों बंगाल में अंग्रेजों को दूसरे देसी व्यापारियों की तरह माल पर चुंगी देनी पड़ती थी और उनके जहाज शाही फरमान के अनुसार हुगली के बहुत नीचे पिपली नामक स्थान पर रुक जाते थे। हुगली तक जहाज लाने की उन्हें इजाजत न थी। सन 1640 ईस्वी में शाहजहां की एक लड़की किसी तरह जल गई। उसके इलाज करने वालों में एक अंग्रेज डॉक्टर भी था। शाहजादी अच्छी हो गई। जब इलाज करने वालों को इनाम या इकराम देने का समय आया तो अंग्रेज डॉक्टर की प्रार्थना पर शाहजहां ने बंगाल भर के अंदर अंग्रेजों के माल पर चुंगी माफ कर दी और उन्हें उस प्रांत में कोठियां बनाने और उनके जहाजों को हुगली तक आने की इजाजत दे दी। इस फरमान के अनुसार सन 1640 ईस्वी में कलकत्ता में कोठी बनी। शाह शुजा उस समय बंगाल का सूबेदार था। उसने सम्राट के फरमान के अनुसार परदेसी अंग्रेजों को अपना कारोबार जमाने में हर तरह की मदद दी। बंबई का टापू। इसके बाद औरंगजेब का समय आया। बंबई का टापू, जहां पर उस समय केवल एक छोटी सी पुर्तगाली बस्ती थी, सन 1661 ईस्वी में इंग्लिस्तान के बादशाह को पुर्तगालियों से दहेज में मिला और सन 1688 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे अपने बादशाह से खरीद लिया। सन 1664 ईस्वी के निकट शिवाजी का बल बढ़ने लगा। सूरत के अंग्रेज कोठी वालों ने औरंगजेब से वादा किया कि हम शिवाजी के खिलाफ आपको मदद देंगे और मुगल साम्राज्य की ओर से सूरत की रक्षा करेंगे। इससे खुश होकर औरंगजेब ने उन्हें नई रियायतें दे दीं। अंग्रेज व्यापारियों का चरित्र। किंतु शुरू के इन अंग्रेज व्यापारियों का सदाचार और व्यवहार हद दर्जे तक गिरा हुआ था। किसी भी कौम के माल से लदे जहाज को पकड़कर लूट लेना उनके लिए एक मामूली बात थी। स्वयं अपने अंग्रेज भाइयों और दूसरे यूरोपियनों के साथ भी उनके सलूक की यह हालत थी कि जो कोई इन्हें सस्ता माल बेचता था या किसी अन्य तरह उससे इनके व्यापार में बाधा पड़ती थी, उसे ये मौका पाकर पकड़ लेते थे और उसे या तो कोड़े मार मार कर मार डालते थे या फिर अपनी कोठी में बंद करके भूखा मार देते थे। भारतवासियों के साथ इनका व्यवहार हद दर्जे की ज्यादती और बेईमानी का था। सूरत की कोठी के अंग्रेजों की बाबत एक अंग्रेज पादरी फिलिप एंडरसन लिखता है, जैसे जैसे इन साहसिक आगंतुकों की तादाद बढ़ती गई, उससे अंग्रेज कौम की नेकनामी नहीं बढ़ी। इनमें बहुत ज्यादा लोग मार काट और बेईमानियां करते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों अंग्रेजों को गाय खाने वाले और शराब पीने वाले नीच दरिंदे समझते थे और कहते थे कि ये लोग उन कुत्तों से भी ज्यादा हिंसक हैं जिन्हें ये अपने साथ लाते हैं। ये शैतान की तरह लड़ते हैं, अपने बाप को भी दगा देते हैं, दूसरों के साथ गोलियों की बौछार या भालों की मार और माल की गठरी या रुपयों की थैली, चारों में से किसी का भी आदान प्रदान करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। अंग्रेजों के इस व्यवहार को देखकर भारतवासियों का ख्याल ईसाई धर्म के विषय में भी उन दिनों बहुत खराब हो गया था। वही लेखक आगे चलकर लिखता है, किंतु टेरी का बयान है कि भारत के लोग ईसाई धर्म को बड़ी जलील चीज मानते थे। सूरत में लोगों के मुंह से इस तरह के वाक्य आम तौर पर सुनने में आते थे, ईसाई मजहब शैतान का मजहब है, ईसाई बहुत शराब पीते हैं, ईसाई बहुत बदमाशी करते हैं और बहुत मारपीट करते हैं, दूसरों को बहुत गालियां देते हैं। टेरी ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतवासी स्वयं बड़े सच्चे एवं ईमानदार थे और अपने तमाम वादों को पूरा करने में पक्के थे। किंतु यदि कोई हिंदुस्तानी सौदागर अपने माल की कुछ कीमत बताता था और उस कीमत से कहीं अधिक कम लेने के लिए उससे कहा जाता था, तो प्रायः जवाब में कह पड़ता था, क्या तुम मुझे ईसाई समझते हो कि मैं तुम्हें धोखा देता फिरूंगा? अंग्रेज सबसे पहले सूरत में पहुंचे और सबसे अंत में बंगाल पहुंचे, पर वहां भी उनका व्यवहार वैसा ही रहा। इतिहास लेखक C.R. विल्सन लिखता है,
बंगाल में भी अंग्रेज अपने झगड़ालूपन के लिए उतने ही बदनाम थे। वहां का बूढ़ा सूबेदार नवाब शाइस्ता खां कंपनी को नीच, झगड़ालू और बेईमानों की कंपनी कहा करता था, और आजकल का कोई बड़ा प्रामाणिक इतिहासज इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नवाब के पास अपने इस कथन के लिए काफी अच्छी दलीलें थीं। उस जमाने के तमाम उल्लेखों की पूरी तरह छानबीन करने के बाद सर हेनरी यूल के दिल पर यही असर रह गया कि बंगाल की खाड़ी के अंदर कंपनी के मुलाजिमों की नैतिक और सामाजिक हालत निस्संदेह बड़ी गिरी हुई थी। औरंगजेब और अंग्रेज। थोड़े ही दिनों में, खासकर बंबई के अंदर, अंग्रेज सौदागरों के अत्याचार इतने बढ़ गए कि उनकी शिकायत औरंगजेब के कानों तक पहुंची। औरंगजेब ने फौरन हुक्म जारी कर दिया कि इन लोगों की कोठियां जब्त कर ली जाए और इन्हें मारकर हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। सूरत, विशाखापट्टनम आदि कई स्थानों की अंग्रेज कोठियां जब्त कर ली गईं और वहां से अंग्रेजों को निकालकर बाहर कर दिया गया। बंबई को घेर लिया गया, किंतु ये लोग काफी चालाक थे। वे फौरन जाकर औरंगजेब के कदमों पर गिर पड़े। उन्होंने कान पकड़कर अपनी पिछली खताओं के लिए माफी चाही, आइंदा के लिए नेक चलने का वादा किया और मुगल सम्राट से जान बख्शी की प्रार्थना की। औरंगजेब ने उदारता में आकर उन पर विश्वास करके उन्हें बख्श दिया और सूरत आदि की कोठियां उन्हें वापस दे दी। सन 1699 में औरंगजेब ने उन्हें नई नई कोठियां कायम करने और वहां अपनी हिफाजत के लिए किलेबंदी करने तक की इजाजत दे दी। औरंगजेब ही के समय में उसके पौत्र अजीम शाह ने बंगाल के सूबेदार की हैसियत से हुगली नदी के ऊपर छूतानटी, कलिकाता और गोविंदपुर नाम के 3 गांव बतौर जागीर कंपनी को दे दिए। उसी समय फोर्ट विलियम किले की बुनियाद डाली गई। जिस समय वह किलेबंदी की जा रही थी, औरंगजेब के पास इसकी खबर पहुंची। औरंगजेब को सलाह दी गई कि इस किलेबंदी को रोका जाए, किंतु दिल्ली सम्राट की नजरों में अंग्रेज उस समय तक एक इतनी तुच्छ चीज थे कि उनकी इन कार्रवाइयों में दखल देना उसे गैर जरूरी मालूम हुआ। इन गरीब परदेसियों के साथ वह हर तरह से दया और उदारता का ही व्यवहार करना चाहता था। औरंगजेब ने उत्तर दिया, मैं इन चीजों में दखल क्यों दूं? बहुत मुमकिन है कि आसपास की मेरी देसी रियाया उनसे ईर्ष्या रखती हो और झगड़े करती हो। फिरंगी लोग अपनी शक्ति भर अपनी हिफाजत का इंतजाम क्यों न करें? ये गरीब लोग इतनी दूर से आए हैं और अपनी रोजी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मैं उन्हें क्यों रोकूं? औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की निर्बलता का समय आया। अंग्रेजों को मौका मिला। उनके अत्याचारों ने और भी अधिक गंभीर तथा भयंकर रूप धारण किया। इस बीच धीरे धीरे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की अनेक नई कोठियां बन गईं। अंग्रेजों का व्यापार भारत में बढ़ता गया। कंपनी के पत्तीदार और छोटे बड़े मुलाजिम सभी भारत के धन से माला माल हो गए। औरंगजेब की मृत्यु के ठीक 50 साल बाद बंगाल में अंग्रेजी राज की नींव रखी गई, जिसकी कहानी दूसरे स्थान पर बयान की जाएगी। फ्रांसीसियों का प्रवेश। आखिरी यूरोपियन कौम जो इस सिलसिले में भारत आई, फ्रांसीसी कौम थी। फ्रांस देश के रहने वालों को फ्रांसीसी या फ्रेंच कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले की एक फ्रांसीसी कंपनी ठीक उसी गरज से सन 1664 ईस्वी में कायम हुई। फ्रांसीसियों ने सन 1668 में सूरत, सन 1669 में मछलीपट्टन और सन 1774 में पुदुचेरी यानी पांडिचेरी में अपनी कोठियां बनाईं। फ्रांसीसियों की नीति आरंभ से यह थी कि वे भारतीय शासकों की खुशामद करके जिस तरह हो उन्हें अपने पक्ष में रखने की कोशिश करते थे। पुदुचेरी का नगर उस समय कर्नाटक के राज में था। दिल्ली सम्राट का एक सूबेदार दक्षिण में रहता था। कर्नाटक का नवाब और कई अन्य राजा तथा नवाब सूबेदार के माताहत थे। पुदुचेरी के फ्रांसीसी मुखिया दुमास ने कर्नाटक के नवाब दोस्त अली खां को खूब खुश कर रखा था।
ये समय 18वीं सदी के शुरू का समय था, जबकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का बल घटना शुरू हो गया था। इस बीच मराठों ने कर्नाटक पर हमला किया। दुमास ने मौका पाकर मराठों के खिलाफ नवाब को सहायता देने का वादा किया। नवाब से इजाजत लेकर उसने पुदुचेरी में किलेबंदी कर ली और 1200 यूरोपियनों और 5000 हिंदुस्तानियों की सेना उसमें जमा कर ली। यूरोप निवासियों के हाथ में वह पहली हिंदुस्तानी सेना थी। दुमास की सहायता काम कर गई। मराठों का कर्नाटक विजय करने का प्रयत्न विफल हुआ। कर्नाटक का नवाब और दिल्ली का सम्राट दोनों दुमास से खुश हो गए। सम्राट ने प्रसन्न होकर दुमास को नवाब की उपाधि प्रदान की और मुगल साम्राज्य के अधीन उसे 2000 सवारों का सेनापति नियुक्त कर दिया। पुदुचेरी के सारे इलाके पर अब फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। सन 1741 में दुमास की जगह डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी की ओर से पुदुचेरी का हाकिम नियुक्त हुआ। डुप्ले एक अत्यंत योग्य और चतुर सेनापति था। उसके पूर्वाधिकारी दुमास को दिल्ली से नवाब का खिताब मिल चुका था। डुप्ले ने खुद अपने तई नवाब डुप्ले कहना शुरू कर दिया। डुप्ले पहला यूरोप निवासी था जिसके मन में भारत के अंदर यूरोपियन साम्राज्य कायम करने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। डुप्ले को भारतवासियों में दो खास कमजोरियां नजर आईं, जिनसे उसने पूरा फायदा उठाया। एक यह कि भारत के विविध नरेशों की उस समय की आपसी ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और लड़ाइयों के दिनों में विदेशियों के लिए कभी एक और कभी दूसरे का पक्ष लेकर धीरे धीरे अपना बल बढ़ा लेना कुछ कठिन न था। और दूसरा यह कि इस कार्य के लिए यूरोप से सेनाएं लाने की आवश्यकता न थी। बल, वीरता और सहन शक्ति में भारतवासी यूरोप वालों से बढ़कर थे। अपने अफसरों के प्रति वफादारी का भाव भी भारतीय सिपाहियों में जबरदस्त था, किंतु राष्ट्रीयता के भाव या स्वदेश के विचार तक का उनमें अभाव था। उन्हें बहुत आसानी से यूरोपियन ढंग की सैनिक शिक्षा दी जा सकती थी और यूरोपियन अफसरों के अधीन रखा जा सकता था। इसलिए विदेशियों का यह सारा काम बड़ी सुंदरता के साथ हिंदुस्तानी सिपाहियों से निकल सकता था। डुप्ले को अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति में केवल एक बाधा नजर आती थी और वह थी अंग्रेजों की प्रतिस्पर्धा। फ्रांसीसी और अंग्रेज। यूरोप के अंदर भी उन दिनों फ्रांस और इंग्लिस्तान एक दूसरे के शत्रु थे। थोड़े दिनों के बाद ही वहां फ्रांस और इंग्लिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। कर्नाटक में करीब 100 साल से मद्रास की बस्ती अंग्रेजों के अधिकार में थी और यही उस समय उनके भारतीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। डुप्ले ने मद्रास अंग्रेजों से छीन लेने का विचार किया। दोस्त अली खां का उत्तराधिकारी अनवरुद्दीन उस समय कर्नाटक का नवाब था। डुप्ले ने अंग्रेजों के विरुद्ध नवाब के खूब कान भरे। लाबुर्दौने नामक एक फ्रांसीसी के अधीन उसने कुछ जल सेना मद्रास विजय करने के लिए भेजी और नवाब से यह कहा कि अंग्रेजों को मद्रास से निकालकर मैं नगर आपके हवाले कर दूंगा। लाबुर्दौने ने मद्रास विजय कर लिया, किंतु इसके साथ ही अंग्रेजों से 40,000 पाउंड नकद लेकर मद्रास फिर उनके हवाले कर देने का वादा कर लिया। इसके बाद डुप्ले ने न तो अपने वादे के अनुसार मद्रास नवाब के हवाले करने की कोई कोशिश की और न ही लाबुर्दौने के वादे के अनुसार इसे अंग्रेजों को ही वापस किया। नवाब को जब इस छल का पता चला तब वह फौरन सेना लेकर मद्रास की ओर रवाना हुआ। डुप्ले भी अपनी सेना सहित नवाब को रोकने के लिए बढ़ा। 4 नवंबर सन 1746 को मद्रास के पास डुप्ले की सेना और नवाब कर्नाटक की सेना में संग्राम हुआ। डुप्ले की सेना में भी अधिकतर भारतीय सिपाही ही थे। इस भारतीय सेना और तोपखाने के बल पर डुप्ले ने विजय प्राप्त की। इतिहास में यह पहली विजय थी जो किसी यूरोपियन ने किसी भारतीय शासक के विरुद्ध प्राप्त की। विदेशियों के हौसले अब और अधिक बढ़ गए।
अंग्रेजों और नवाब कर्नाटक दोनों को फ्रांसीसी धोखा दे चुके थे, इसलिए ये दोनों अब फ्रांसीसियों के विरुद्ध मिल गए। सन 1748 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने पुदुचेरी पर हमला किया, किंतु डुप्ले की सेना ने इस बार भी अंग्रेजों को हरा दिया। इसी समय यूरोप के अंदर फ्रांस और इंग्लिस्तान के बीच संधि हो गई, जिसमें एक शर्त यह तय हुई कि मद्रास फिर से अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाए। इस तरह कर्नाटक से अंग्रेजों को निकाल देने के बारे में डुप्ले की आशा को एक जबरदस्त धक्का पहुंचा और फ्रांसीसियों की बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। किंतु डुप्ले का हौसला इतनी जल्दी टूटने वाला न था। फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों में लाग डांट बराबर जारी रही। ये दोनों कंपनियां इस देश में अपनी अपनी सेनाएं रखती थीं, और जहां कहीं किन्हीं दो भारतीय नरेशों में लड़ाई होती थी तो एक सेना एक का और दूसरी सेना दूसरे का पक्ष लेकर लड़ाई में शामिल हो जाती थी। भारतीय नरेशों की सहायता के बहाने इनमें से हर एक का उद्देश्य अपने यूरोपियन प्रतिस्पर्धी को समाप्त करना होता था। दक्षिण भारत में मोर्चे। दक्षिण भारत की राजनीतिक अवस्था इस समय काफी बिगड़ी हुई थी। मुगल सम्राट की ओर से नाजिर जंग वहां का सूबेदार था। नाजिर जंग का एक भतीजा मुज़फ़्फ़र जंग अपने चाचा को गद्दी से उतारकर खुद सूबेदार बनना चाहता था। इसलिए नाजिर जंग ने मुज़फ़्फ़र जंग को कैद कर रखा था। उधर अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब था, किंतु उससे पहले नवाब दोस्त अली खां का दामाद चंदा साहब अनवरुद्दीन को गद्दी से उतारकर खुद कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था। साहूजी तंजौर का राजा था और एक दूसरा हकदार प्रताप सिंह साहूजी को हटाकर तंजौर का राज लेना चाहता था। इनमें कर्नाटक का नवाब सूबेदार के अधीन था और तंजौर का राजा कर्नाटक के नवाब का बाज़गुज़ार था। इन तीनों राजघरानों की इस आपसी फूट से अंग्रेज, फ्रांसीसी और मराठे तीनों अलग अलग फायदा उठाने की कोशिशें कर रहे थे। दिल्ली के मुगल दरबार में इतना बल न रह गया था कि साम्राज्य के दूर के कोने में इस तरह के झगड़ों को दबाकर सच्चे हकदारों के हक की हिफाजत कर सके। अनेक साजिशें और लड़ाइयां हुईं, जिनमें अंग्रेजों ने नाजिर जंग और अनवरुद्दीन का पक्ष लिया और फ्रांसीसियों ने मुज़फ़्फ़र जंग और चंदा साहब का। किंतु इन झगड़ों का सूत्रपात तंजौर से हुआ। सबसे पहले चंदा साहब ने तंजौर के राजा साहूजी को गद्दी से उतारकर उस पर अपना कब्जा कर लिया। मराठों ने तंजौर पर चढ़ाई करके चंदा साहब को कैद कर लिया और प्रताप सिंह को वहां की गद्दी पर बिठा दिया। कहते हैं कि तंजौर की प्रजा साहूजी की अपेक्षा प्रताप सिंह से अधिक खुश थी। अंग्रेजों ने अब साहूजी का पक्ष लिया और साहूजी को फिर से गद्दी पर बैठाने के बहाने कंपनी की सेना फौरन मौके पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर अंग्रेजों ने देखा कि प्रताप सिंह का पक्ष अधिक मजबूत है, इसलिए ऐन मौके पर साहूजी के साथ दगा करके वे प्रताप सिंह से मिल गए। देवीकोट का नगर और कैला प्रताप सिंह ने इस कृपा के बदले में अंग्रेजों को दे दिया। साहूजी को सदा के लिए पेंशन देकर अलग कर दिया गया और प्रताप सिंह तंजौर का राजा बना रहा। कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन अंग्रेजों पर मेहरबान था ही, इसलिए फ्रांसीसी अनवरुद्दीन की जगह चंदा साहब को नवाब बनाना चाहते थे। डुप्ले ने मराठों को कुछ नकद धन देकर चंदा साहब को कैद से छुड़वा लिया और फिर उसे कर्नाटक की गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया। 3 अगस्त सन 1749 को आम्बुर की लड़ाई में फ्रांसीसियों की सहायता से अनवरुद्दीन का काम तमाम कर चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया। यहां पर डुप्ले को खासी सफलता मिली, किंतु तंजौर अभी तक प्रताप सिंह के हाथ में था और प्रताप सिंह अंग्रेजों की तरफ था। डुप्ले ने इसके लिए दक्षिण के सूबेदार ही को बदलना चाहा। उसने नाजिर जंग के विरुद्ध मुज़फ़्फ़र जंग के साथ साजिश की। चाचा की कैद से भागकर मुज़फ़्फ़र जंग ने फ्रांसीसियों की सहायता से अपने को दक्षिण का सूबेदार घोषित कर दिया
और चंदा साहब के साथ मिलकर सबसे पहले तंजौर पर चढ़ाई की। सूबेदार नाजिर जंग ने तंजौर के राजा प्रताप सिंह की सहायता के लिए सेना भेजी। दोनों पक्षों के बीच एक गहरा संग्राम हुआ, जिसमें मुज़फ़्फ़र जंग फिर से कैद कर लिया गया। चंदा साहब की जगह अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना दिया गया और नाजिर जंग सूबेदारी की गद्दी पर कायम रहा। डुप्ले की सब कार्रवाइयां फिर निष्फल गईं। इस पर भी उसके प्रयत्न जारी रहे। जब वह खुले संग्राम में न जीत सका, तब उसने अपने गुप्त अनुचरों द्वारा सूबेदार नाजिर जंग को कत्ल करवा दिया और एक बार फिर मुज़फ़्फ़र जंग को दक्षिण का सूबेदार और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब घोषित करवा दिया। किंतु तिरुचिरापल्ली का मजबूत किला मोहम्मद अली के हाथों में था। तिरुचिरापल्ली पर ही वह जबरदस्त और अंतिम संग्राम हुआ, जिसमें दक्षिण के इन तीनों राजकुलों और अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों पांचों की किस्मत का फैसला हो गया। तिरुचिरापल्ली ही वह चट्टान मानी जाती है जिससे टकराकर इस देश के अंदर डुप्ले और फ्रांसीसियों की समस्त आकांक्षाएं चूर चूर हो गईं। चंदा साहब और फ्रांसीसियों की सेनाएं एक ओर थीं, मोहम्मद अली और अंग्रेजों की सेनाएं दूसरी ओर। एक फ्रांसीसी सेना यूरोप से डुप्ले की सहायता के लिए भेजी गई, किंतु वह भी अंग्रेजों के इकबाल से कहीं मार्ग ही में डूबकर खत्म हो गई। तिरुचिरापल्ली के संग्राम में फ्रांसीसियों के पक्ष की हार रही। मजबूर होकर सन 1754 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया। फ्रांस ने इसके बाद भारत के राजनीतिक झगड़ों से तटस्थ रहना ही अपने लिए हितकर समझा। दोनों यूरोपीय कंपनियों में संधि हो गई कि आइंदा भारत की देसी रियासतों के आपसी झगड़ों में दोनों में से कोई कभी दखल न दे। फ्रांस ने इस शर्त पर अमल किया। फ्रांसीसी कमजोर पड़ चुके थे, किंतु अंग्रेजों ने बराबर उस शर्त का उल्लंघन करना अपने लिए अधिक लाभदायक पाया। सन 1769 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी तोड़ दी गई। आज 1929 भारत में केवल पुदुचेरी, चंद्रनगर तथा एक दो और छोटे छोटे स्थान फ्रांस के कब्जे में बाकी हैं। अंग्रेजी राज की नींव। अब हम 18वीं सदी के मध्य तक पहुंच चुके हैं। पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों तीनों में से किसी की भी सत्ता भारत में कायम न रह सकी। इसके बाद केवल अंग्रेजों की कहानी बाकी रह जाती है। हिंदुस्तान में अंग्रेज सौदागरों के राजनीतिक प्रभुत्व की नींव सन 1757 में प्लासी के प्रसिद्ध मैदान में रखी गई, जिसका विस्तृत हाल अगले अध्याय में दिया जाएगा।